नाम्स हैं, उन नाम्स को ये लोग ओवरलुक करते हैं। जो इनके बैंक के जो एम्प्लॉयी होते हैं, जो इन खातों को वेरीफ़ाई करते हैं, वो लोग अमूमन थोड़े से लालच में आके कि वो सारे नाम्स तो वो पूरे ही कर रहा है, जीएसटी भी दे रहा है, एड्रेस भी वेरीफ़ाई है, व्यक्ति भी मौजूद है, तो वो उसका खाता खोल लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये वास्तव में ये बिज़नेस कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। करेंट खाते अमूमन बिज़नेस के नाम पे खोलते हैं, तो वहाँ पे ये 10,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक लेते हैं बैंक वाले और लेके ये खाता खोल देते हैं। तो हमें ना इस पे दूसरी चीज़ पे इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि बैंक वालों के खिलाफ में भी कार्रवाई करें और जो लोग ये खाता खोल रहे हैं, इन लोगों को इन लोगों पे भी सख्त कार्रवाई करें और जिनके नाम पे ये खाते खुल रहे हैं, उनको ये सोच के ना हम लोग ओवरलुक करें कि यार इनको तो केवल 5-10 हज़ार ही मिला है और ये बहुत गरीब हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी कीमती चीज़ अपनी आईडी को उन्होंने दिया है फ्रॉड में यूज़ होने के लिए, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर हम लोग इस तरीके से कार्रवाई करने लगेंगे, तो लोग बाग अपनी आईडी नहीं देंगे खाता खोलने के लिए। अगर आप कोई भी किसी भी जिले में अगर 3-4 आप इस तरीके के म्यूल अकाउंट वालों को अगर जेल भेज देंगे आप, तो आप 100% मान लीजिए कि वहाँ पे खाता जल्दी से खुलेगा नहीं। और 4-5 अगर आपने इस तरीके से सिम बेचने वालों को अगर जेल भेजा, तो वो भी तुरंत पे इस पे लगाम लगेगी। तो अगर इस साइबर क्राइम पे जो रोकथाम है वो इसी तरीके से हो पाएगी। अगर हम लोग इस पे तेज़ी से और सख्ती से कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि रूल्स जो हैं वो इसी तरीके की हैं। हम जो है ना वो साइबर क्राइम पे जब काम करते हैं तो हम उसके मेन मास्टरमाइंड तक हम कैसे नहीं पहुँच पा रहे हैं, कैसे नहीं हो रहा है, उन डिफ़िकल्टीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करके हम मेन चीज़ों पे काम नहीं करते। आपको मेन चीज़ों पे काम करना है। वो अगर इनको खाते नहीं मिलेंगे, अगर इनको सिस्टम मोबाइल नंबर नहीं मत मिलेंगे तो ये हम तक नहीं पहुँच पाएँगे। तो मतलब ये कि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है और इस पे बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे हम लोग के उत्तर प्रदेश में और दूसरे जो भी साइबर से जुड़े हुए लोग हैं, ये लोग आपस में एक-दूसरे से जुड़ें और जुड़ के आपस में एक-दूसरे की हेल्प करें क्योंकि हर आदमी हर जिले तक वेरीफ़ाई करने के लिए जा नहीं पाता है और सारी चीज़ें होती हैं। दूसरे अब आप मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरे ख़्याल से आप में से मैक्सिमम लोग साइबर से जुड़े होंगे तभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इस समय सर्विलांस और साइबर लगभग आपस में जुड़ बिल्कुल। गया है। साइबर था नहीं, तो क्राइम तो सर्विलांस ही के थ्रू हम लोग बाकी क्राइमों पे काम करते थे। तो आज की डेट में बाकी क्राइम की तुलना में साइबर क्राइम ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो रहा है और सबसे कम अवेयरनेस हम पुलिस वालों को ही है। अब किसी भी थाने पे कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, ये तो उनको नॉलेज का अभाव है कि कैसे उसकी मदद करेंगे और कैसे क्या चीज़ें उसकी एफआईआर कैसे कराएँ या ना कराएँ या कैसे उसको पैसे दिलाएँ या कहाँ भेजें। तो अमूमन हर थानों पे अब साइबर सेल का गठन हो गया है। तो सभी थाने वाले अमूमन मेन साइबर क्राइम थाने की ओर उनको नंबर दे देते हैं, वहाँ के लिए बोल देते हैं कि आप लोग वहाँ जाइए ऐसा है। ये चीज़ें गलत हैं, ये हो रही हैं तो आप लोग सब लोग अपने-अपने थानों पे थोड़ा-सा प्रोएक्टिव होके क्योंकि आप में से मैक्सिमम जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं ग्रुप में, एटलीस्ट ये लोग सब काम करने के इच्छुक हैं क्योंकि सुबह आजकल के समय में 7 बजे उठ के और अगर ग्रुप से जुड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी लोग एक्स्ट्रा अटेंशन रख रहे हैं, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो आप लोगों को इस समय साइबर क्राइम पे टोटल कितने टाइप के हो रहे हैं और उसमें क्या-क्या कार्रवाई आप लोगों को करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगा। एक तो साइबर क्राइम इस समय सबसे ज़्यादा जो हो रहा है, गाज़ियाबाद की मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है वो शेयर ट्रेडिंग का फ्रॉड हो रहा है। शेयर ट्रेडिंग के फ्रॉड में होता क्या है कि इस समय हर व्यक्ति इंस्टा और फेसबुक इन पे जुड़ा हुआ है। इंस्टा पे आप वीडियो स्क्रॉल करते रहते हैं, तो आजकल बहुत सारे शेयर के वीडियो आते रहते हैं कि आप ये 5 पैसे का या ₹5 का शेयर ले लीजिए और आप इतने दिनों में इतने हो जाएँगे। इस तरीके के भी आते रहते हैं। साथ में किसी एक रिनाउंड हस्ती का जैसे मुकेश अंबानी जी हैं या किसी का भी एआई के थ्रू बना हुआ एक वीडियो आएगा। उस वीडियो में आपको वो बताएगा कि शेयर ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए और हमारी टीम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टिप्स देगी और आपको हेल्प करेगी और वो नीचे एक लिंक दिया होता है अप्लाई नाउ या कुछ भी रिक्वेस्ट का इस तरीके से दिया था। उस पे जैसे आप क्लिक करते हैं, वो तुरंत आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में पहुँच जाते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग उसके एडमिन होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो सारे के सारे स्टॉक मार्केट के, शेयर मार्केट के अच्छे जानकार लोगों की डीपी वो लोग लगाते हैं उसमें
और उसमें जिस तरीके के टिप्स दिए जाते हैं, वो टिप्स भी नेक्स्ट लेवल का होता है और वो निश्चित रूप से उसमें शेयर मार्केट के जो अच्छे प्रभावी लोग हैं, वो लोग उसमें इन्वॉल्व ज़रूर हैं, भले उनका फेस सामने नहीं होता है, फेस किसी और का होता होगा, लेकिन क्योंकि उसमें मैसेज के थ्रू ही टिप्स दिए जाते हैं और वो टिप्स सारे सॉलिड टाइप के टिप्स होते हैं और वो टिप्स करंट मार्केट्स में वो उनका असर दिख रहा होता है कि आप ये वाला शेयर लीजिए, इतने दिन होल्ड करिए, उसका ये टिप्स लीजिए तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। वो एक्चुअल में उसके उनकी एनालिसिस इतनी तगड़ी होती है कि वो हो रहा होता है। हमारे यहाँ एक भारत इलेक्ट्रिकल के एक रिटायर्ड डिप्टी जीएम थे। उन्होंने लगभग 3 महीने तक उनकी क्लासेस इसी तरीके से अटेंड की। वो भी पूरे 1 घंटे सुबह, 1 घंटे दोपहर, 1 घंटे शाम वो अटेंड करते थे। अटेंड करके उनके पूरे झांसे में आ गए वो। उसके बाद ये लोग क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि जैसे आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप सेकेंडरी मार्केट में शेयर ट्रेडिंग करते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवा के आप किसी भी एचडीएफसी में या एक्सवाईजेड ज़ीरोधा है या एंजल है या कोई भी इसमें आप अकाउंट खोलते हैं और अकाउंट खोल के आप उस पे ट्रेडिंग करते हैं। वहाँ पे अमूमन जो आईपीओ होता है, किसी भी कंपनी का जब आईपीओ लॉन्च होता है, तो वो आईपीओ 2 लाख रुपए से ज़्यादा का किसी व्यक्ति को अलॉट नहीं होता और उसका अलॉटमेंट भी वो लॉटरी से मतलब वो करते हैं। तो ये लोग आपको कहते हैं कि हम आपको सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट में ले जाएँगे, हमारी कंपनियों से डायरेक्ट लिंक हैं और हम आपको सीधे आपको जितना आप चाहेंगे उतने पैसे का और जितनी मात्रा में चाहेंगे उतनी मात्रा में आईपीओ आपको उपलब्ध कराएँगे। ये कहते हैं आप शेयर मार्केट में आप सेकेंडरी मार्केट से करते हैं, हम सीधे कंपनियों से आपकी लाइजनिंग करके बल्क में थोड़ा-सा मोल-भाव करके हम आपको सस्ते में शेयर दिलाएँगे। इस तरीके की बातें करके और उनको एकदम पूरी तरह से इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं और चूँकि हर व्यक्ति जो पढ़ा-लिखा है, जो जानकार है, इसमें फँस वही लोग रहे हैं जो नेक्स्ट लेवल के अच्छे ठीक-ठाक इंटेलेक्चुअल लोग हैं। उनको जो भी नॉलेज है वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करने का होता है, वो उनको सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी मार्केट की बात कह के उनको वो ले जाते हैं अपने एक प्लेटफ़ॉर्म पे। उनका अपना ऐप होता है, जो ऐप इस समय गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाता है, एप्पल के ऐप स्टोर पे भी मिल जाता है। वहाँ से वो ऐप उनको डाउनलोड कराते हैं। उनको चूँकि इन स्टोरों पे वो ऐप मौजूद होता है, तो उससे उनको लगता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी है इस ऐप की और वो उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। करके उस पे फिर जो एक ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होता है, उसमें से एक छोटा ग्रुप बना देते हैं और उस छोटे ग्रुप में एक आदमी उनका होगा और एक ये जो वो होगा और इनको वो डिफरेंट अकाउंट्स देते हैं। उन अकाउंटों में आप पैसे डालिए, वो पैसा इनके जब पैसा डालने का स्क्रीनशॉट डालते हैं, तो वो उस ऐप में रिफ्लेक्ट होता है और उस ऐप पे ये ट्रेडिंग कराते हैं और वहाँ पे ट्रेडिंग करा के उनका पैसा बहुत तेज़ी से वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है और देख के ये बहुत खुश होते हैं और ये छोटे पैमाने पे नहीं कराते। जब ये बोलते हैं तो बोलते हैं हमारे यहाँ चूँकि बल्क ट्रेडिंग होती है और ये होता है तो हम लाख 50,000 से नहीं करते। आप कम से कम 10 लाख 15 लाख के अमाउंट से आप एंटर करिए। ये बोलते हैं और बहुत बड़े अमाउंट से ये एंटर कराते हैं और उसके बाद वो इतना तेज़ी से ग्रोथ दिखाते हैं कि आदमी एकदम लालच में आ जाता है और वो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख इस तरीके से। अभी कल की डेट में मेरे यहाँ एक आया है, वो 1 करोड़ 55 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है उसके साथ। शेयर ट्रेडिंग का मरीन इंजीनियर है और उसने अपना और अपने दोस्तों का पैसा सब पूरा लगा दिया उसने उठा के उसमें। तो ये पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने एप्पल को आईफ़ोन वालों को इनको मैंने लिखा कि आप अपने ऐप स्टोर से इस ऐप को हटाइए और इसकी क्रेडेंशियल दीजिए। तो क्रेडेंशियल तो उन्होंने नहीं दिए उस ऐप के, लेकिन उन्होंने ऐप को हटा दिया। इस तरीके से जब मैंने गूगल वालों से माँगा, तो गूगल वाले बोलते हैं कि ये ऐप जो है वो आयरलैंड से वो हुआ है, अपलोड हुआ है, तो हम इसे नहीं दे पाएँगे, आप आयरलैंड गवर्नमेंट के थ्रू आइए। तो वो इस तरीके से घुमा देते हैं बट वो ऐप हटा देते हैं। जब हम उसकी शिकायत करते हैं तो अमूमन ऐप हट जाता है उस प्लेटफ़ॉर्म से। तो इस तरीके से ये हो रहा है और इसमें जो मोबाइल नंबर्स इसमें बहुत सारे यूज़ होते हैं एडमिन्स के, सब इंडिया के नंबर हैं और वो सारे नंबर यहाँ से दुबई जाते हैं और उनकी जब आप आईपी निकलवाएँगे तो वो आईपी दुबई की निकलती है और उसके आस-पास की निकलती है और उसमें जो अकाउंट्स में ये बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स को यूज़ करके पैसा उसमें लेते हैं और पैसा लेके तेज़ी से ये ट्रांसफ़र करते हैं और इनका जो मेन लक्ष्य है वो पैसे को रूट करके दुबई ले जाने का, तो वो सीधे पैसे नहीं ले जाते। उसी पैसे को ये फ्रॉड में ही यूज़ करते हैं। जो पैसे फ्रॉड में ये पाए रहते हैं, उसी को फ्रॉड में ही यूज़ करते हैं।
जो फ्रॉड में लगे हुए लोग होते हैं उनको सैलरी देने में या किसी और काम में इस तरीके से यूज़ करते हैं। दूसरे ये इस पैसे को निकालते हैं मार्केट में जो पैसे का जीएसटी बचाने के लिए या बाकी सब चीज़ों में जो व्यापारी करते हैं कि दिन भर वो कैश में माल बेचते हैं और उनको वो सारा पैसा उनको बुक्स में चाहिए होता है। तो वो वहाँ पे ये लोग जो मार्केट में पहले से प्रैक्टिस चल रही है, उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। और वहाँ पे जो लोग अकाउंट से पैसे दे के और कैश में ले लेते हैं और 1%, 2%, 4% का ही काम कर रहे थे, उसी काम का ये फ़ायदा उठा के पैसे इन फ्रॉड अकाउंटों से उन व्यापारियों के अकाउंट में जाते हैं और वहाँ से वो कैश जो मिलता है इनको, उसको लेके ये जो भी क्रिप्टो के जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, उनको ये पैसे दे रहे हैं और उससे वो इसे क्रिप्टो करेंसी में यूएसडीटी में या जो भी वो चाहते हैं उस करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं और कन्वर्ट करके उनके दिए हुए वॉलेट में ये उस पैसे को डाल देते हैं और उस पैसे को फिर ये अपने दुबई से या बाकी जगहों से अन्य कंट्रीज से निकाल लेते हैं। इस तरीके से पैसा बहुत तेजी से साइफन हो रहा है और ये पैसा जब आप इस पे मनी टेल पे काम करेंगे और सारी चीजें करेंगे तो आपको जिन BCB अकाउंट्स में जा रहा है उनमें मैक्सिमम लोग जो है ना वो सब व्यापारी या भले लोग भी ऐसे हैं जो इसमें फंस रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट मामला आया था, उसमें हमारे विक्टिम का पैसा जिस अकाउंट में गया था उस अकाउंट से इंडियन एक्सप्रेस और इन सब जगहों पे एक फ्रॉडस्टरों ने बड़े-बड़े ऐड दिए थे और उस एजेंसी को अकाउंट में पैसे देके उसको ऐड दिया है। हमने जब 5 लाख वहाँ से रिफंड का ऑर्डर कराया तो वो व्यक्ति वो भाग के पहुंचा, बोला साहब हमने तो ये ऐड दिया था और उनके और ये हमारी चैट है और ऐसे था और ये पूरा पेपर ऐड की कटिंग लेके आ गया और उस ऐड को अलग से उन्होंने अलग और एक दिल्ली में फ्रॉड कर रखा है करोड़ों रुपए का। तो ये एक ऐसा जाल है कि इसमें ना मतलब आप एकदम से कई बार असहाय महसूस करने लगते हैं, लेकिन आप जब डायरेक्टली आप लगातार काम करते जाएंगे तो अभी समाज में ना साइबर क्राइम को टैकल करने का ना तो विक्टिम्स को ना तो हम लॉ एनफोर्समेंट को सभी अभी हम लोग रोज ट्रायल एंड एरर वाला टाइप का रोज हम सीख रहे हैं, रोज नई नई चीजें जान रहे हैं, रोज नई नई चीजें कर रहे हैं। तो अमूमन अभी तक कोई भी व्यापारी जब व्यापार कर रहा होता है या कोई एडवर्टाइज वाला जब कोई एड पेपर में या कहीं पे चला रहा होता है तो वो कभी भी ये नहीं देखता कि ये एड की क्या जेन्युइनिटी है। या जैसे आप जाएंगे अगर मार्केट में बोलेंगे मुझे 10 क्विंटल सुपारी चाहिए या 50 क्विंटल ये आटा चाहिए, तो व्यापारी बोलता है आप मुझे एडवांस में पैसे दे दो, मैं अभी तुरंत आपको कर देता हूँ। और वो बोलेगा ठीक है और अकाउंट में कर दो, तो वो आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो व्यापारी कभी नहीं पूछता कि आप हो कौन और आपका जिस अकाउंट से पैसा आया है वो अकाउंट किसका है, आपका है या किसी और का, वो कभी नहीं पूछता। और ये रूटीन प्रैक्टिस है और इन्हीं सब का फायदा उठा के ये बहुत तेजी से और बहुत आसानी से पैसे कर देते हैं। तो एक तो ये शेयर ट्रेडिंग वाला ये है, इसमें बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। इसमें लोगों का बहुत पैसा जा रहा है, बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है और ये ऐसे लोगों का जा रहा है, ये लोग टारगेट करते हैं जब इंस्टा पे और इन पे ऐड चलते हैं तो ये ऐड पे आप लोगों को मालूम होगा उसमें टारगेटिंग करने का ऑप्शन रहता है कि किस एज ग्रुप को टारगेट करें, किसको टारगेट करें। तो ये अमूमन जो है वो 35-40 साल के से लेके और 65 साल के लोगों को टारगेट करते हैं, तो जिनको रिटायरमेंट बाद ढेर सारा पैसा मिला होता है, वो पैसे को वो बैंक में रखे होते हैं, वहाँ बहुत कम इंटरेस्ट होता है। वो सोचते हैं कि शेयर मार्केट में लगा दें तो थोड़ा 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे तो उनकी जीविका चले। ऐसे लोगों के पूरे पैसे चले जाते हैं। मेरे यहाँ पे अभी इसी तरीके से एक गेल के GM थे, उनका पैसा करीबन 4.5 करोड़ रुपए चला गया। एक अभी एक व्यापारी है, अरहाम जैन नाम है उसका, वो उसके 1 करोड़ 18 लाख रुपए से शेयर ट्रेडिंग में चले गए। तो लोगों कैसे एक उडुपी की कर्नाटका की एक फैमिली है, वो यहीं इंदौर में रहती है। हस्बैंड वाइफ दोनों IT सेक्टर में थे, दोनों रिटायर होने के बाद उनके पास जो भी पैसे आए वो सारे पैसे उन्होंने ब्याज कम मिलने की वजह से बैंक से उन्होंने शेयर मार्केट में लगाने के नाम पे पूरा लगा दिया और आज की डेट में उनके पास में एक भी पैसे नहीं बचे। मतलब वो जीविका चलाने के लिए एक पैसे नहीं रह गए उनके पास में। तो उनके पैसे भी हम लोग रिफंड करा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के हमने रिफंड कराए, अब तक हमने लगभग 3-4 करोड़ के आसपास हमने रिफंड ऑर्डर करा दिया है। अब रिफंड ऑर्डर होने के बाद बैंक से भी दिक्कतें आ रही हैं। बैंक वालों के पास भी वो SOP नहीं है कि कोई ऑर्डर आने पे वो कैसे करें, कैसे रिएक्ट करें, कैसे उसको एग्जीक्यूट करें, उसकी भी नहीं है। अब जब से रिलेटेड अगर एक कोर्ट ऑर्डर गया, अब वो जब ब्रांच वाले के पास पहुंच रहा है तो ब्रांच वाला उसको सर्किल वाले के पास भेज दे रहा है।
भले उसके नोडल हेड से आया है वो ऑर्डर, लेकिन फिर भी वो अपने सर्किल वाले को भेज दे रहा है। सर्किल वाला बोल रहा है कि ये करो, वो करो, वैसे करो। तो ये इतना घुमा दे रहे हैं इसको कि पैसे अमूमन अभी ये बैंक का बहुत बड़ा इसमें इस पूरे साइबर फ्रॉड में बैंक की का विजन क्लियर ना होना सबसे बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है इन फ्रॉडस्टरों के लिए। तो ये फ्रॉडस्टर इन बैंकों की विजन क्लियर ना होने को इस साइबर क्राइम से को कैसे हैंडल करें, इसका बहुत तेजी से फायदा उठा रहे हैं। वो इसमें मेरी I4C वालों से भी बात हो रही थी लोगों से, लेकिन अभी अभी कुछ ऐसा एसओपी बन नहीं पाई है, ना कोई ऐसी चीजें हो पाई हैं जिससे सारी चीजें तेजी से हो पाए। तो ये तो एक शेयर ट्रेडिंग का फ्रॉड वाला हो गया। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं ये कि जब भी आप आपको एफआईआर के लिए विक्टिम आता है तो अमूमन वो एक सामान्य सी बिना उसमें टेक्निकल चीजें दी एफआईआर आपको ड्राफ्ट करके दे देता है कि मैं ऐसा ऐसा सो एंड सो हूँ और मेरे साथ इतने रुपए का फ्रॉड हो गया। अब आप आपको उसमें चाहिए ना कि आप एफआईआर के समय में विक्टिम से वो सारी चीजें कंटेंट्स ले लें, मसलन कि आप किस प्लेटफॉर्म पे आपको ये ऐड मिला और उसके बाद फिर किस आप व्हाट्सएप ग्रुप में गए। व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप गए तो वहां पे आपको जिस व्हाट्सएप ग्रुप में गए उसका आप क्लिक करके उसका जो भी डिस्क्रिप्शन होता है ग्रुप का उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके एडमिन जो शो हो रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद व्हाट्सएप चैट को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। उसमें एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है, उससे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए उसके विद इंक्लूडिंग मीडिया के साथ में, और उसकी सॉफ्ट कॉपी को एक पेन ड्राइव में लेके और उसको सील कर लीजिए और एक इन्वेस्टिगेशन कॉपी बना लीजिए। साथ में उसका प्रिंट निकलवा लीजिए और जो भी उसके मीडिया है उसका कलर प्रिंट ले लीजिए और प्रिंट लेके सारे पे उसके विक्टिम के साइन करवा लीजिए। उससे 65 का सर्टिफिकेट ले लीजिए, जिससे आप ये चीजें इसमें 2 चीजें होती हैं। जैसे विक्टिम ने पैसे डाले हैं किसी अकाउंट में, जिस अकाउंट में पैसे डाले हैं उस अकाउंट में का होल्डर जब आएगा तो बोलेगा कल को वो ये भी दावा कर सकता है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पैसे यूज कर रहे हैं तो बहुत ही हाई क्लास के वकील भी ये लोग हायर कर लेते हैं और वो सब आपसे आपके केस को ही वो झूठा साबित करने पे लग जाएंगे। जब हम सही तरीके से और सही सारी चीजें कर रहे होते हैं वहां पे भी वो अपने लूप होल्स निकालने लगेंगे। तो आपको करना ये है कि जिस चैट के माध्यम से फ्रॉडस्टर ने वो अकाउंट नंबर्स मांगे हैं, प्रोवाइड कराए हैं जिसपे वो पैसे मांगे हैं, वो सारे अकाउंट नंबर्स आपको चैट में मिल जाने चाहिए। उन सबको शो कर लेना चाहिए, उसके एनालिसिस में वो चीजें आ जानी चाहिए। तो आपको वो ये चीजें लेना थ्रू प्रॉपर तरीका विधिवत लेना बहुत जरूरी है। आप 65 सर्टिफिकेट के साथ में आप इसको सारे एविडेंस ले लीजिए। इन एविडेंस के आधार पे आप ये साबित करेंगे कि जिन अकाउंटों में विक्टिम ने पैसे डाले हैं वो सारे अकाउंट फ्रॉडस्टर ने फ्रॉड करने के लिए यूज किए हैं और दूसरे उसमें जो पैसा गया है वो जो पैसा उसने लिया है वो सब सारा फ्रॉड का पैसा है, ताकि आप उसको मनी डिटेल बना के आप जिस अकाउंट में पैसा गया है केवल वहीं पे मत रुकिए। उसमें से पैसा तुरंत साइफन होता है 2-3-4 अकाउंटों में और क्योंकि ये फ्रॉड इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है कि पैसा लगातार इसमें आ रहा है, तो आप इसमें अगर मनी टेल बनाएंगे तो आप अपने विक्टिम्स को पैसा दिला पाने में 100% सफल हो जाएंगे। और इसमें हो ये रहा है कि अभी हमने एक पकड़ा था, उसमें एक डिप्टी मैनेजर जो था बैंक का, इंडसइंड बैंक का, उसको भी हमने उसका रोल था पैसे लेके अकाउंट खोलने का, तो उसे भी हमने जेल भेजा। साथ में और लोगों को हमने जेल भेजा। उसमें टोटल 17 कंप्लेनें निकली थी और उन 17 कंप्लेनों में 6 राज्य की 17 कंप्लेनें थी। मैंने वहाँ के विक्टिम से और पुलिस वालों से बात किया, बट वो एक तो बहुत सारी जगहों पे एफआईआर नहीं लिखी हुई थी और बहुत सारे जहाँ पे एफआईआर लिखी थी वहाँ पे भी या मुझे लगता है कि कुछ जानकारी का अभाव होगा या कुछ इंटरेस्ट का या कुछ दूरी का, उन लोगों ने कोई उसका प्रॉपर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने फिर I4C को इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए अपने यहाँ से डीसीपी साहब की तरफ से एक लेटर बनवा के भिजवाया और सभी लोगों को बात किया, वो लोग कनेक्ट कर रहे हैं अपने केसेस से। तो अगर हम इन अपराधियों को जिस किसी को भी पकड़ते हैं उसमें पकड़ने के बाद आपका एक सिंपल सा तरीका है, आप आपके फ्रॉडस्टर के जितने भी अकाउंट आपको मिलते हैं किसी केस में, आप एनसीआरबी पोर्टल पे आप जो आपका साइबर पुलिस के रूप में जो आप लॉगिन करते हैं उसमें जाइए और उसमें रिपोर्ट्स का जो सेक्शन होता है उसमें फ्रॉडलेंट अकाउंट वाइज सर्च करिए आप। तो जब आप वहाँ पे डाल के सर्च करेंगे तो पूरे ऑल इंडिया में जितनी भी एनसीआरबी पोर्टल पे उस अकाउंट पे कंप्लेनें लॉन्च हुई होंगी उसका पूरा का आप एक्सेल शीट उस तरीके से आप केस में कहाँ से और इन्वॉल्वमेंट है वो सब सारी चीजें आ जाएंगी।
तो इस तरीके से जब कभी भी आप कोई केस वर्कआउट करेंगे, आप कोई मुल्ज़िम पकड़ेंगे, तो वो मुल्ज़िम केवल एक जगह से उसकी डिमांड नहीं बनेगी। उसको पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कराइए। उसको पूरे आप इंडिया के एक-एक कोने से उसका वारंट बनना चाहिए, जहाँ-जहाँ पे भी उसने फ्रॉड इसके थ्रू हुआ है। तो वो उनको जो लॉ में थोड़ी-सी अभी वो है कि इनके खिलाफ में हम नोटिस देके करना पड़ता है, 7 साल से कम सज़ा का 420 और 66 डी आईटी एक्ट जो लगता है, उससे 7 साल से कम की सज़ा होती है। तो उसमें आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो ये जो ऐप बनाते हैं शेयर ट्रेडिंग के लिए, उस ऐप को से मिलता-जुलता एक रियल ऐप भी होता है। आपको उस रियल ऐप वाले से एक मेल पे पत्राचार करके ये ले लेना है कि ये एक फ्रॉड ऐप है और चूँकि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी डॉक्यूमेंट की परिभाषा में आता है अब और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी है क्योंकि उसके थ्रू ये शेयर ट्रेडिंग का वो दिखा रहे हैं आपको विक्टिम को एहसास करा रहे हैं और उसको यूज करके वो पैसे ले रहे हैं। इस तरीके से आप 467 भी आप इसमें लगा सकते हैं और आपको लगाना चाहिए तभी आप इनकी अरेस्टिंग कर पाएंगे। यदि आप इनको अरेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप इनको पूरे सभी मुकदमों से कनेक्ट नहीं करेंगे और अगर इनको हर जगह से रिमांड नहीं बनेगा तो ये आज़ाद घूमते रहेंगे और एक इनको मैसेज नहीं आएगा। इस समय ये हेवन वाला क्राइम है। ये आप क्राइम करिए, करोड़ों अरबों रुपए लूट लीजिए और पुलिस नोटिस पकड़ा दे रही है ऐसा है। और नोटिस के बाद फिर ट्रायल पे जाएगा, भगवान जाने कब उसके बाद डिसीजन होगा, तब तक वो मज़े कर रहा है। तो आपको ये नहीं करने देना है। आप उसे जेल भेजना है और प्रॉपर तरीके से जेल भेजना है और विथ इलेक्ट्रॉनिक से सारे डॉक्यूमेंट से आप मतलब एविडेंस सारे क्रिएट कर मतलब सारे के सारे एविडेंस आप ले लीजिए 65 सर्टिफिकेट साथ और उसको कोरिलेट कर दीजिए। आपके आयुष जो है इस समय इस एक्ट में इंस्पेक्टर साहब लोग हैं और बहुत सारे इंस्पेक्टर साहब जो समय के हिसाब से प्रमोट होके आए हैं, उनको ना तो कंप्यूटर का नॉलेज है ज़्यादा और ना ही उनको इस विवेचना का नॉलेज है। तो आप लोगों का मेन रोल है कि आप लोग अब ये समझिए कि आप उनके सह विवेचक हैं और उनको विवेचना में हर तरह सहयोग करिए। उनकी सारी चीज़ें रिपोर्ट बना के दे दीजिए उनको, वो उस पे सिटी में अपने लिख लें और सही तरीके से इन अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई हो। फिर कल को आप इनके खिलाफ गैंगस्टर भी हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती है। जब तक हम इस पे मजबूती से कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक साइबर क्राइम बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। ऐसा दूसरी एक्शन है। एक्शन के साथ अवेयरनेस जब कभी भी आप ऐसे मुलजिमों को पकड़ेंगे अवनीश, आपका अपना माइक बंद कर लीजिए। अवनीश माइक बंद कर लीजिए अपना। हाँ, 4 राज्यों, 5 राज्यों और 6 राज्यों से जब इनके रिमांड बनेंगे तो वहाँ के पेपर में भी ये पब्लिश होगा और हम आप कितनी भी अवेयरनेस कर लें, अवेयरनेस जो होता है वो जब किसी क्राइम का न्यूज़ छपता है तो पब्लिक बड़े ध्यान से उसे पढ़ती है। तो जब वो फ्रॉड का आप पकड़ेंगे और वो जेल जाएँगे तभी उसमें मीडिया में कवरेज मिलेगा। आप उनको नोटिस पकड़ा के चार्जशीट लगा देंगे तो मीडिया को कोई कवरेज नहीं मिलने वाला। तो इसकी अवेयरनेस भी नहीं होती। तो अगर जब कभी भी आप पकड़ेंगे और इनके मीडिया में छपेंगे ये तो उसे पढ़ के पब्लिक ज़्यादा तेज़ी से जानती है, समझती है और देखती है। तो आपको अवेयरनेस भी आपके इसी में जुड़ा हुआ है, इस क्राइम को रोकने का कि आप कितने अच्छे तरीके से इनको अरेस्ट करके जेल भेज रहे हैं और इनको सज़ा दिला रहे हैं, उसी पे सारी अवेयरनेस भी टिकी हुई है। तो हम लोगों का रोल इस समय थोड़ा एक्स्ट्रा है क्योंकि बाकी सारी पुलिसिंग करने के लिए हमारी पूरी पुलिस फोर्स है, जो सारे तरीके से इक्विप्ड भी है और अच्छे से कर भी रही है। लेकिन वो लोग इस तरह के क्राइम को टैकल करने में नहीं सक्षम हैं। नहीं है, तो आपको करना सिर्फ इतना है चूँकि आप लोग सब यंग हैं, अभी पुलिस में आए हैं, आप सब आईटी के बारे में मतलब की जानकारी रखते हैं और कल को आप लोग भी प्रमोट होके उन्हीं जगहों पे पहुँचेंगे हैं, वो तो कर ही रहे होंगे। तो आप लोग इस पे ना थोड़ा-सा एक्स्ट्रा प्रोएक्टिव होके काम करिए। अगर सामान्य तरीके से आप काम करते रहेंगे ना तो चीज़ों पे उतना अच्छा असर नहीं होगा और बीइंग ए पुलिस क्योंकि आप शुरुआत में ही अगर हम लोग साइबर लेंगे तो ये इससे बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा और आप इमेजिन करो पैसे की मात्रा कितनी जा रही है। आप सोच नहीं सकते कितनी मात्रा में जा रहा है। मतलब केवल एक अकाउंट में 4.5 करोड़ रुपए फ्रॉडस्टर ने पैसे निकाले। एक अकाउंट को यूज करके, किसी में 10 करोड़, किसी में 12 करोड़, किसी में मतलब 16 करोड़, किसी में 18 करोड़, इस तरीके से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं एक-एक अकाउंट पर। कितने सारे अकाउंट यूज हो रहे हैं।
मतलब आप सोचो ये पैसे सारे जो जा रहे हैं विदेश में, ये पैसे कहाँ जाएंगे? ये पैसे किन चीजों में यूज होंगे? ये पैसे सब इन्हीं में, आतंकवाद में और देश को कमजोर करने में, इन सब चीजों में ये यूज हो रहे हैं। तो आप इस एक एक्ट से, साइबर क्राइम को कंट्रोल करके आप बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। एक तो व्यक्ति का, किसी के 20,000 रुपए अगर कहीं पे तमंचा लगा के लूट जाता है, आप देखिए कितना हाइप बन जाती है। यहाँ पे लोगों के 2 करोड़ रुपए चले जाते हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा है उससे। सर मेरा एक सवाल है सर आपसे। सॉरी सर। सर हमने देखा इन खातों में से जो भी पैसे ट्रांसफर होते हैं वो IMPS RTGS के माध्यम से ही होते हैं सर। तो सर इसका फाइंड आउट कैसे करेंगे सर? बैंक IMPS और RTGS का डिटेल्स दे नहीं पा रहा है सर इतना जल्दी, जिसपे हम ये दिक्कत आ रही है, निश्चित रूप से आ रही है। मैंने इसको ना MHA में जो I4C है उनसे भी मैंने बात किया था। तो इसका एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जैसे आपके यहाँ जो भी कंप्लेन आती है ना, उसको NCRB पोर्टल पे जरूर रजिस्टर करा दिया करिए। NCRB पोर्टल पे जरूर रजिस्टर करा दिए। NCRB पोर्टल पे रजिस्टर करने से फायदा ये होगा कि 2-3 लेयर में वो अकाउंटों को फ्रीज कर देता है और पैसे को होल्ड कर देता है। इतना तो हो ही जाएगा। दूसरे आप जो है ना थोड़ा सा रिसर्च करके दीजिए। जैसे हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, मेरे यहाँ भी यही प्रैक्टिस है और निश्चित रूप से आप लोग भी ऐसे कर रहे होंगे कि अमूमन होता है कि फॉरडस्टर का अकाउंट आपने डिटेल मंगाई, डिटेल आ गई, BPRTO में ढेर सारे बेनिफिशियरी आ गए। आप क्या करते हो ना, थोड़ा सा भी एक्सरसाइज नहीं करते। आप कंट्रोल है मतलब ये दबाया, पूरा सेलेक्ट किया और उठा के पेस्ट कर देते हो, उसको भेज देते हो कि तुम दो इसको। ऐसे यही कर रहे हो कि आप बेनिफिशियरी उठा के? नहीं सर, हम ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन अमाउंट और कोई नहीं, बट लेकिन अगर आप उसको छांटेंगे ना, थोड़ा सा उसको अगर एनालिसिस करेंगे तो आपका ये जो डेटा मांगते हो ना, ये बहुत ही कम हो जाएगा। कैसे कम होगा? जैसे जो ट्रांजेक्शन आईडी रहती है, इसके लास्ट के डिजिट होते हैं, वहां पे या तो नाम लिखा होता है या कुछ ऐसा चीज होता है, कुछ डिजिट होती है जो अकाउंट नंबर या किसी से जुड़ी होती है। उस डिजिट को सेलेक्ट, कंट्रोल F करके आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपका ये जो, जैसे किसी भी फॉरडस्टर के अकाउंट में बहुत सारे अकाउंटों में पैसे नहीं जाते उसके, वो एक ट्रांजेक्शन तो बहुत सारे होते हैं बट अकाउंट बहुत सारे नहीं होते। तो आप उससे 8 या 10 होते हैं। हाँ, उसको फिल्टर करके ना उसकी संख्या जो है वो 5-10 पे ले आइए। ऐसा है, जो आपके जो 400 या 500 हम भेज देते हैं ना ट्रांजेक्शन आईडी उसको देने के लिए, उसको आप अगर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे तो वो 5-10 में आ जाएगी। और 5-10 में आप जब आप भेजोगे ना, तो उसको आप मोस्टली आप जल्दी से ले सकोगे। जब आप सोचो कि आप बैठे हुए इंडिया लेवल पे और वहां पे अगर हर जिले से, और मतलब आपके 75 जिले तो यूपी में ही हैं और पूरे हिंदुस्तान से, और सब जगह, और 75 जिलों में हर थाने वाले भी ये साइबर सेल पे काम कर रहे हैं। तो आप सबको, सभी को अगर जोड़ लोगे थाने वाइज, तो 15,000 से ज्यादा थाने हमारे यहाँ जाएंगे। जितने भी 1500 जितने भी थाने हैं XYZ, तो आप इतने सारे लोगों की अगर क्वेरीज जाएंगी, तो वो जो बैठा हुआ बंदा है वहां पे, वो भी पागल हो जाता है होगा। मतलब मैं उसकी जगह पे अपने आप को रख के इमेजिन करता हूँ बहुत अच्छा। अभी क्योंकि बैंक भी ना अभी लर्निंग फेज वाला चल रहा है उनका भी, अभी वो ये सब चीजें उनको अनुत्पादक लगता है। वो उनको लगता है कि यार ये तो जैसे फालतू वाला है। तो वो अभी अब अपना मैन पावर भी इतना ज्यादा नहीं रखा है उन्होंने। वहाँ नोडल पे भी इतने सारे लोग नहीं है उनके यहाँ जो इतनी सारी चीजें दे सके। तो आपको अपनी क्वेरी जो है ना एकदम जीरोइंग करके देनी चाहिए। तो जब जीरोइंग करके आप क्वेरी दोगे ना, तो आपको शायद मिल भी जाएगा जल्दी से, और उसमें आप काम भी कर पाओगे। क्योंकि हम अपने यहाँ यही करवा रहे हैं। शुरू में तो ये लोग क्या उठाते थे, हमारे यहाँ की जो टीम वाले थे, ये पूरे के पूरे को सेलेक्ट करते थे और सीधे सीधे पेस्ट करके मेल कर देते थे। फिर उसके बाद बोलते साहब दे नहीं रहा है। फिर मैंने उन्हें एक दिन बैठ के मैंने उसको पूरा एनालाइज किया, तो उसमें खाते मुश्किल से 5-10 निकल के आए हमारे काम के खाते, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन जिनमें हो रखी थी। आप 5-10 मांगोगे तो वो दे देगा। और दूसरा तरीका और एक है, आप इन 5-10 की जीरोइंग करने के बाद मेल से तो आप मांग ही रहे होगे, आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाके रिसीव करा दिया करिए। इनको नियम है कि 48 आवर्स में ये उपलब्ध कराएं। तो आप उसके बाद उसको ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप मेल पे किसी को पकड़ नहीं पाते हो ना, बट आप पास वाले को मिल सकते हो। क्या आपके हर जो पैसा है उसमें होल्ड हुआ सर, उस पैसा को, एक मिनट, आपके हर जिले में एक LDM होता है, ठीक है? वो मैनेजर जो होता है उसका, बैंकों का जिस बैंक की सबसे ज्यादा ब्रांच होगी आपके जिले में, उस बैंक का एक बंदा वहां पे LDM के रूप में होता है, जो CDO के ऑफिस में या वो अपने ऑफिस में बैठता है। CDO ऑफिस से आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। और वहाँ वो उसका काम है केवल और केवल लॉ इन्फोर्समेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके और सभी बैंकों के बीच में लाइजनिंग करना। तो आप एक लेटर उससे पकड़ा दो और एक अपने नियरेस्ट ब्रांच दे दो, तो आपको बहुत तेजी से मिल जाएगा। मतलब 48 आवर्स में आपको पक्का मिल जाएगा अगर आप ऐसे करके दो। हाँ, दूसरा सर
दूसरा सवाल ये था सर कि बहुत सारे अकाउंट्सों में हमने अगर पैसा होल्ड करवा दिया कंप्लेन के रिगार्डिंग, अब उनको रिफंड करने के बोल रहे हैं कि यू हैव टू प्रोवाइड द कोर्ट ऑर्डर, देन हाउ यू विल प्रोवाइड द कोर्ट तो ऑर्डर? आपको देने पड़ेंगे ना, अगर आप कोर्ट ऑर्डर नहीं देंगे तो फिर कैसे वो रिफंड करेगा? देखिए इसमें दो चीजें हैं, जैसे कि अभी बीच चला था हिमाचल प्रदेश में, ये हुआ था कि एनसीआरबी पोर्टल की कंप्लेन के आधार पे ही वो रिफंड कर दें कोर्ट जो है, लेकिन रिफंड तो आपको कोर्ट से ही कराना पड़ेगा ऑर्डर, चाहे वो आपके एनसीआरबी पोर्टल की कंप्लेन के आधार पे आप रिपोर्ट बना के दीजिए और अपने कोर्ट से जो भी कंसर्न कोर्ट है वहां से आप दिए, अगर वो उस पर रिफंड ऑर्डर कर देते हैं तो ठीक है, अगर वैसे नहीं करते थे FIR लॉन्च करा दीजिए, FIR लॉन्च करा के फिर रिफंड ऑर्डर के लिए कोर्ट से ही कराना पड़ेगा ऑर्डर, बिना कोर्ट ऑर्डर के रिफंड नहीं, रिफंड के कोर्ट ऑर्डर ही करना पड़ेगा, ये तो निश्चित है सर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब रिफंड हम अपने FIR के बेस पर रिफंड ऑर्डर नहीं निकाल सकते? आप नहीं, कोर्ट ही ऑर्डर करेगा, आप कोर्ट को ऑर्डर करेगा। यार एक चीज समझो ना, आप इसको थोड़ा दूसरी तरीके से लो, मैं अभी जो थोड़ी देर पहले कह रहा था ना, किसी 65B के साथ आप ये करो, आप इमेजिन करो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है, मान लीजिए मेरा खाता यूज हुआ या मेरा किसी एक XYZ का हुआ, आपने अपने खाते से उस खाते में पैसे डाले हैं ना केवल, बाकी सब जो हुआ है वो तो माया जाल है जी। हुआ क्राइम ये है कि आपके खाते से दूसरे खाते में पैसा गया, अब ये कल को मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हुआ, आपके साथ फ्रॉड ना हुआ हो, आपने किसी XYZ को किसी को पैसे दिए हो जेन्युइन तरीके से और आपने एक मुकदमा लिखा दिया या कंप्लेन कर दिया, वो जैसा फलाने के में पैसा गया, मेरा पैसा वापस कराओ, और आपने पैसे वापस करा दिए, और मान लो जेन्युइन ट्रांजेक्शन हुआ है, फिर कैसे होगा? हो सकता है ना? जी सर, यस सर, हो सकता है ना, अगर हो सकता है तो हमें उसे प्रिवेंट करना पड़ेगा, उसे प्रिवेंट करने का जैसे ही आप कोई केस में किसी खाते में पैसा गया है, वो जब पैसा वापस होता है, एक सेकंड जरा मैं अपना लैपटॉप चार्जिंग में लगा दूं। जो भी केस में पैसा गया होता है, वो पैसा बेसिकली केस प्रॉपर्टी हो जाता है एक तरीके से, और जब कभी कोर्ट से रिफंड ऑर्डर करती है तो कोर्ट उतने पैसे की सिक्योरिटी भी लेती है कि अभी आपने बोला बीइंग ए पुलिस ऑफिसर कि ये पैसा फ्रॉड का पैसा है, आपकी बात को कोर्ट ने मानते हुए उस पैसे को रिफंड करने का ऑर्डर कर दिया, ठीक, कल को अगर मान लीजिए जिसके खाते से आपने रिफंड कराया है वो व्यक्ति ये बात साबित कर देता है कि ये ट्रांजेक्शन जेन्युइन ट्रांजेक्शन था, देन कोर्ट को पैसा वापस कराना पड़ेगा ना उसको, तो इसलिए वो उतने पैसे की सिक्योरिटी रख लेती है कोर्ट कि अगर आपके 10 लाख का फ्रॉड हुआ, 10 लाख को वापस करा रही तो 10 लाख की सिक्योरिटी लेगी, सिक्योरिटी लेने के बाद तब वो रिफंड ऑर्डर कराती है। कल को अगर मान लीजिए सामने वाली पार्टी ने दावा करके अपने आप को साबित कर लिया कि वो जेन्युइन है तो पैसे उसके वापस होंगे फिर उसके, इसीलिए आपको ना ये चीज साबित करनी पड़ेगी कि ये पैसा फ्रॉड में फ्रॉडस्टर ने ही लिया है। ये कैसे साबित करोगे आप? ये साबित करोगे उसकी व्हाट्सएप चैट में जहां पे उसने खाता नंबर दिया होगा फ्रॉडस्टर ने, वो चीज आपकी न्यायालय में साबित होनी चाहिए। वो साबित कैसे होगी? जब वो 65B सर्टिफिकेट के साथ आप उसको साइन करा के प्रॉपर तरीके से उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल करोगे। अगर ये नहीं करोगे तो आज से 4 साल बाद 3 साल बाद कोर्ट में एक वकील खड़ा होगा और वो साबित कर देगा कि साहब ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन था और ये पैसे सही तरीके से गए थे, इन लोगों ने मिलके हमारे मुलजिम को मतलब जबरदस्ती फंसा दिया है। अच्छा सर, एक चीज और सर, जो कोर्ट ऑर्डर जो निकालता है तो कोर्ट ऑर्डर का हार्ड कॉपी बैंक में जाता है या फिर पुलिस के द्वारा मेल के थ्रू जाता है? आप स्कैन करके उसको आप भेज दीजिए, मेल पे भेज दीजिए, वो उसी पे एग्जीक्यूट हो जाता है, वो हॉट कॉपी भेजने की जरूरत नहीं होती। वो भी नोडल अफसर को जाता है जिससे आप मांगते हो ना डिटेल्स वगैरह, उसी नोडल अफसर को स्कैन करके भेज दीजिए वो, और साथ में अपनी एक रिपोर्ट लगा दीजिए कोर्ट के फला ऑर्डर में आप फला अकाउंट से फला अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने कृपया कोर्ट ऑर्डर को एग्जीक्यूट करें ऐसा, ठीक है। इस तरीके से आप एक रिपोर्ट बना के भेज दीजिए, उसी पे फिर वो रिफंड हो जाएगा। इस पे काम करिए आप लोग, रिफंड ना आप बहुत ज्यादा करा सकते हैं। कहाँ पोस्ट है इस समय आपका? सर आई एम फ्रॉम नागालैंड इन मुकुकचुंग। आप नागालैंड में हैं? यस यस। ओके, तो जैसे अभी हम लोगों ने जो बंद किया था I4C के थ्रू जो बात किया था उसमें 17 कंप्लेनें थी और 6 राज्य है उसमें, केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, यूपी तो है ही है, और छत्तीसगढ़ है, ऐसे 6 राज्य हैं टोटल। 6 राज्यों से टोटल उसमें 17 कंप्लेनें थी। अब मैं इन सभी लोगों से बोलता रहा, कोई आ ही नहीं रहा था, कोई FIR ही नहीं लिख रहा था। एक का तो 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो रखा था, फिर भी भाई लोग FIR नहीं लिख रहे थे।
फिर हमने I4C को लिखा, हमने कहा ये इसके थ्रू करेंगे, तो I4C ने सभी स्टेट के हेड को लेटर भेजा, तब अब उनके कॉल आ रहे हैं, अब वो आने के लिए तैयार हो रहे हैं सर। सर आप मास्टर ग्रुप में हैं सर अभी, प्लीज? नहीं यार, मैं अभी फिलहाल किसी ग्रुप में नहीं हूँ। मैं विनोद सर मेरे सीनियर हैं और बड़े भाई की तरह हैं। हम लोग शुरू में ही स्टार्टिंग में 2004 वार में ही काफ़ी सर्विलांस वगैरह काम करते थे। तो अभी इस समय मैं गाजियाबाद में जो साइबर थाना है उसी का SHO हूँ मैं इस समय। तो सर ने कहा था कि यार सुबह 7 बजे थोड़ा सा आ जाना, तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी बात कर लेंगे, जुड़ जाएंगे हम बाकी ग्रुप। सर जुड़ जाएगा। एज ए क्लर्क मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स फॉर राइटिंग मटेरियल्स। आई थिंक किस तरह का मटेरियल, मतलब लेटर्स जो टाइप ऑर्डर, आई हैव नो एनी आईडिया। नहीं, उसमें मैंने किया है अनुपम सिंह, वो मैंने ऐप में ही कर दिया। अब आपको सारी चीज़ें मैं तिवारी जी से लेकर मैं उसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ, और आप जो हैं वो थोड़ा पेड है, वो सब लोग नहीं खोलेंगे, तो वो आप लोगों के लिए तो मैं फ्री में करा रहा हूँ। तो उसमें आपके लिए लेटर हमेशा रहेंगे। उसी चीज़ को अब मैं कर रहा हूँ ताकि आप डॉक्यूमेंट में मजबूत रहें। आपको कहाँ कौन लेटर लिखना है और किससे लिखना है, मैं तिवारी जी से अलग भी बाद में मिल के भी आऊँगा, और उस तरह की जानकारी रहेगी कि आपको कहीं भी भागना नहीं पड़े अनावश्यक, और हर जानकारी, हर चीज़ और हर काम आप कर सकें। मान लीजिए बैंक्स को लिखना या किसी को भी कहीं भी आपको कोई लेटर देना है तो वो आपको मिलते रहें, और आपको कहीं किसी से पूछना ना पड़े। जी सर। साइबर क्राइम का काम जो है वो मतलब थोड़ा सा हटके है। आप पुलिस ऑफिसर के साथ में आप CA भी बन जाओगे, बैंक वाले भी बन जाओगे, आप IT वाले भी बन जाओगे, सब बन जाओगे आप, क्योंकि इसमें ना नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं। और साइबर पे काम करने के लिए ना टेक्निकल नॉलेज की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लॉजिक की जरूरत है। लॉजिकल नॉलेज आपका तगड़ा होना चाहिए। आप ये कैसे ये कैसे आप कैसे पूछने आना चाहिए आपको, तो करने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। मेन चीज़ मैं बताना चाहूँगा तिवारी जी, बात क्या है कि जो एक्सपर्ट है साइबर, वो उन चीज़ों को नहीं बताते प्रैक्टिकल। हमें कहाँ से क्राइम को रोकना है, हम किन चीज़, कौन से हमारे चीज़ें कमज़ोर हैं, कौन से हमारे पिलर मजबूत होने चाहिए, मेन चीज़ वो है हमें समझने की। मैं तिवारी जी, बैंक्स वालों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि बैंक अगर मजबूत रहेंगे तो गड़बड़ ना हो, उसके लिए क्या करें? सर बैंक वालों के लिए ना, तो एक तो पहले तो आप जैसे हमें सूचनाएं समय से मिल जाएं, पहली चीज। दूसरी चीज है ना कि आप उनको सलाह नहीं दे सकते सर। सलाह तो देने के लिए आप देते रहो, उनके इतने सारे फोरम है, ये नहीं है। मेरा तो ये इस मामले में मानना है कि आपका एक्शन ही लोगों को करेक्ट करता है। जैसे आपने अगर मान लीजिए कोई भी केस आप पकड़िए, पहली बात तो ये साइबर क्राइम में कोई भी केस की इन्वेस्टिगेशन में क्लोजर रिपोर्ट नहीं जानी चाहिए। आपको चार्जशीट करना ही करना है किसी को। तो उसमें आप बिना बैंक वाले की मिली भगत के कोई करंट अकाउंट नहीं खुल सकता। मिली भगत या लापरवाही संभव नहीं है। दोनों चीज होंगी ना, मिली भगत भी होगी, लापरवाही भी होगी। हाँ, तो हम लापरवाही में हम कहाँ तक हम लापरवाही में, और जब कभी कोई क्राइम कमिट हो जाता है तो वो चीज लापरवाही से हट के क्राइम में आ जाती है। नहीं, मेरा कहना ये है कि अगर हम बैंक्स वालों को ऐसी इंफॉर्मेशन उनके ग्रुप के माध्यम से, सर होता क्या है ना, जैसे बैंक वाले हैं जिसमें वो पकड़े गए हैं, बैंक वालों के साथ प्रॉब्लम ये है कि बैंक का कोई ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जैसे पुलिस DGP साहब ने एक मैसेज भेज दिया, सबने मान लिया। यहाँ बैंक वाले के पास में उनको किसको समझाओगे, कितना समझाओगे, कहाँ समझाओगे, समझ में नहीं आता। अच्छा, वो जो व्यक्ति वेरीफाई करने जा रहा है वो व्यक्ति पैसे लेके और वो कर दे रहा है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बैंक वाले हमारे जीरोइंग में हमने टारगेट में रखा हुआ है। एक को तो हमने जेल भेज दिया। अभी हम सभी बैंकों के जो इस टाइप के कम से कम एक को जरूर जेल भेजेंगे। उसका तरीका ये सिंपल सा ये है कि जो ब्रोकर्स जो ये अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं, इन लोगों के टच में ऐसे बैंक वाले होते हैं। एक ही ब्रोकर के थ्रू वो 5 अकाउंट 10 अकाउंट खोल रहे हैं। उनकी CDI एनालिसिस से, उनके बीच की चैट से, इन सब चीज़ों से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये बैंक वाला इसमें इन्वॉल्व है, बैंक का ये एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, और उसको बिल्कुल जेल भेजिए। अगर एक चीज़ आप जान लीजिए, जैसे जो भी कभी आप बैंक का एक आदमी जेल भेजते हैं
उस बैंक की न्यूज को हर बैंकर पढ़ता है, और जब वो पढ़ता है तो वो अवेयर होता है, और साथ में अगर वो गलती कर रहा होगा तो दोबारा गलती नहीं करेगा। नहीं नहीं, वही तो चीज़ मैं कह रहा था कि इस तरह की न्यूज़ अगर हम इकट्ठी करके उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं और उन तक हम पहुंचाएं तो उनकी समझ में आएगा कि हम जो काम कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं, हम कहाँ तक फंस सकते हैं। तो वो सर अवेयरनेस। ये तो बिल्कुल सिंपल है ना सर। जैसे अगर मान लो पुलिस संबंधी कोई न्यूज छपती है तो हमारे लोगों के ग्रुप में अपने आप सर्कुलेट हो जाती है। जहां आप बैंक वाले को जेल भेजोगे तो वो बैंकों के ग्रुप में तो अपने आप ही घूमनी शुरू हो जाएगी कि देखो ये वाला बैंक वाला पकड़ा गया है। नहीं नहीं, मेरा इसमें मैं दो चीज़ ज़रूर चाहूँगा कि नंबर एक तो उन्होंने क्या फ्रॉड किया जिससे जेल गए, वो वजह ज़रूर प्रेस नोट में आनी चाहिए अच्छी तरीके से। नंबर सेकंड, मुझे लगता है कि इसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, मतलब बैंक कर्मी एक्यूज से ज़्यादा हमें हाईलाइट करना चाहिए बैंक वालों को। हमें न्यूज़ ये बनानी चाहिए बैंक वाले की, मतलब उसका जो हेडिंग होना चाहिए बैंक वाले की मिली भगत से चल रहा था धंधा। नहीं मतलब बिल्कुल सर, ये इसको ना हम लोग जब प्रेस नोट बनाते हैं, जिस समय में इसका जब वर्कआउट करते हैं तो उसमें ये चीजें हाईलाइट करते हैं तो हो जाती है। जैसे ये वाला हमने जो पकड़ा था वो मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा उसे। टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ा अच्छा कवरेज दिया था उन्होंने, और उसमें मतलब बैंक वाले को अलग से फोकस किया था उन्होंने। नहीं, वही न्यूज़ के हमारे हेडिंग बदल जाने चाहिए, और ऐसे हेडिंग बदलने चाहिए जिससे हम मेन एक्यूज तो बदलते रहेंगे लेकिन बैंक वाले तो वही रहेंगे ना। बैंक वाले को अगर हम मजबूत उन्हें सही कर लेंगे तो फ्रॉडस्टर उसमें घुस ही नहीं पाएगा। सेकंड बात एक और मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी इंटरोगेशन करें उसमें ज़रूर ये देख लें कि कोई एजेंसी या किसी की लापरवाही आप कोई भी करें उसे लिखें और उसे ज़रूर आप जो है अपना उसका पार्ट बनाएं, चाहे प्रेस नोट का बनाएं चाहे इंटरोगेशन का बनाएं। हमेशा आपकी मजबूती वहीं होती है कि आप इंटरोगेशन में ज़रूर, अगर कोई बैंक वाला शामिल है तो आप 100% ये ज़रूर पूछिए। अगर वो नहीं भी बता रहा है तो आप इस पर फोकस होइए कि कोई बैंक वाला उसमें शामिल है, इन्वॉल्व है या नहीं है। उसे आप इंटरोगेशन का पार्ट बनाइए। अगर वो एक्यूज़ बनता है तो एक्यूज़ बनाइए, और प्रेस नोट में उसकी देने की, उसके कृत्य को देने की आवश्यकता है तो उसे ज़रूर आप बताइए जिससे वो चीज़। इसमें दरअसल ना आप जब कभी भी साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं या वो कर रहे थे, तो आप नंबर ऑफ क्राइम पे ना जाके आप मोड ऑफ क्राइम पे जाइए। जैसे अमूमन अगर शेयर ट्रेडिंग का फ्रॉड 20 लोगों के साथ हुआ है तो आप अगर ढंग से उस पर काम करेंगे तो वो सारा एक केस होगा। उसका कहीं ना कहीं से कनेक्शन आपस में सब में जुड़ा हुआ होगा और पैसा किसी एक के पास जा रहा होगा। तो ये आप फेडेक्स कुरियर वाला जैसे क्राइम पे अगर काम कर रहे हैं, या आप पुलिस वाला बन के थ्रेट करके जो कर रहे हैं उस पर कर रहे हैं, या किसी भी इस तरीके के जो या टास्क वाला जो काम है उस पर आप कर रहे हैं, तो इन सब पे काम करते समय आप आपके थाने पे मान लीजिए अगर जहाँ पे भी आप पोस्ट हैं वहाँ पे अगर 10 केस या 20 केस या 50 केस या 100 केस हैं, तो उन 100 केसों में आप पहले तो अपने केसों को कैटेगराइज कर लीजिए कि ये ट्रेडिंग वाला है, ये वाला है, ये वाला है, और उन सबका एक एक चार्ट बना के बकायदा उस पे ड्राइंग शीट पे, और उनको आपस में कनेक्ट करिए। और कनेक्ट करके करेंगे तो आप एक में पकड़ेंगे तो उसमें सारे में जाएगा, और जिस किसी एक में आप काम करेंगे उसमें आप क्वालिटी वाला काम करेंगे तो आपका नंबर ऑफ क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का प्रेशर नहीं होगा, पहली बात तो। दूसरी चीज है कि आप एक को क्रैक करेंगे और ढंग से क्रैक करेंगे, उसमें आपके 10, 15, 20 कदमों में एक साथ चार्जशीट लग जाएगी, और साथ में आपका काम जो है वो हाईलाइट भी होगा क्योंकि आप क्वालिटी वर्क करेंगे उसमें। बैंक पे भी क्वालिटी वाला काम करिए। जीएसटी वाले ने अगर उसमें एक जीएसटी बिना वेरीफाई किए हुए जीएसटी नंबर से इशू किया है उस पे करिए। इसमें एक सीए इन्वॉल्व होगा। हमने अपने वाले केस में एक सीए को भी मुलजिम बनाया हुआ है, बॉम्बे का है वो, जो कि वो उद्यमिता प्रमाण पत्र ये सब ऑनलाइन वहीं से बैठे बैठे बना देता था फर्जी वाले। इसमें जीएसटी वाला भी इसी तरीके से इन्वॉल्व होता है, इस तरीके से बैंक वाला इन्वॉल्व होता है, इसमें आपका सिम वाला इन्वॉल्व होता है, आप इसमें जो खाते को ऑपरेट करने वाला एक दलाल होता है वो इन्वॉल्व होता है, जो यूएसडीटी में कन्वर्ट करके पैसे भेज रहा है वो इन्वॉल्व होता है। इन सभी लोगों के रोल जो है ना वो पीटी रोल है। ये जान लीजिए, जो ये करोड़ों का फ्रॉड होता है उसमें ये हजारों वाले हैं, ये मुलजिम सारे के सारे। इनको बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा होता है। ये हमारे सिस्टम में अवेयरनेस की कमी की वजह से, व्यापार में जो सिस्टम चल रहा है उसमें अवेयरनेस की कमी की वजह से जो लोग वो कर रहे थे उसी का फायदा साइबर फ्रॉड वाले जो हैं वो उसे उठा रहे हैं। और इसको रोकने के लिए आपको ना अलग तरीके से फोकस करना पड़ेगा। और जब आप बहुत सारे केसेस को अलग अलग इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे तो आपका समय नहीं रहेगा इतना। तो समय आपके पास तब होगा जब आप उसको थोड़ा सा
स्मार्टली मतलब अपनी विवेचनाओं को अलग अलग कर लीजिए और करके उस पर काम करिए, तो आपके पास समय भी होगा और आप क्वालिटी वाला वर्क भी कर पाएंगे। और जब तक आप क्वालिटी वाला वर्क नहीं करेंगे तब तक ये क्राइम बिल्कुल नहीं रुकने वाला। सर सर मेरा एक सवाल था। सर मेरे एक रिलेटिव है, उनके साथ उस धोखे से एक गलत यूपीआई आईडी पर 50,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। तो उन्होंने अब मुझे बताया है, तो उन्होंने पहले बैंक के चक्कर काटे, वहाँ उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उन्होंने अपना जो साइबर पोर्टल है उस पर कंप्लेंट दर्ज करा दी है। अब एक महाराष्ट्र में पुलिस स्टेशन पड़ता है हिंजवाड़ा, वहाँ पे उसकी जांच चल रही है। मैंने उनसे वहाँ कांटेक्ट भी किया, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। और वो सर उनके जो 50,000 रुपए वो वापस नहीं हो पा रहे हैं। फिर क्या कर सकता हूँ मैं? नहीं, तो इन्होंने कंप्लेन कहाँ पे की है? पहले तो बैंक गए, बैंक वालों के चक्कर का। पोर्टल पे जब कंप्लेन करते हैं तो एनसीआरबी पोर्टल में थाने का नाम आता है ना, किस थाने जुरिडिक्शन का है। तो उन्होंने वही सर थाना है सर हिंजवाड़ा करके थाना है। वो हिंजवाड़ी करके थाना है मुंबई का। और उनका नंबर भी दिया है, मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि ऐसे मेरे रिलेटिव है और इस तरह से गलत यूपीआई आईडी पे इनके 50,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। अब सितंबर 2023 सितंबर में हुए थे। आपके रिलेटिव रहते कहाँ है? वो आगरा रहते हैं सर। तो आगरा रहते तो फिर वहाँ कैसे क्राइम चला गया? इन्होंने वहाँ के क्यों डाल दिया? वहीं वो काम करते थे, जॉब करते थे वहीं पे। तो अपने दोस्त को कर रहे थे, एक या दो नंबर डिजिट गलत होने की वजह से। बस समझ गया, बट लेकिन जैसे उन्होंने वहाँ पे कंप्लेन की है तो अब वहाँ की पुलिस के हेल्प से ही कुछ हो सकता है। अब अगर वहाँ पे हिंजवाड़ा जहाँ है वो वहाँ, क्योंकि वहाँ का थाना उन्होंने दिया था, तो वहाँ थाने पे जाएं, वो वहाँ पे परसू करें तो भी हो सकता है। पुलिस के पास देखो यार, हो क्या रहा है कि साइबर क्राइम के इतने सारे मामले आ रहे हैं, इतने ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं कि पुलिस वाले के पास में वास्तव में सारे मामलों को अटेंड करने का समय भी नहीं है। अगर वो दिल से करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। तो आप वहाँ पे पे करने लगते हैं, वहाँ पे फ्रॉड के अमाउंट पे आ जाते हैं। जब अगर मान लीजिए मेरे थाने पे 1.5 करोड़ का फ्रॉड आया है, 50 लाख का आया है, 25 लाख का आया, वहीं कोई 10,000 रुपए की बात कर रहा होता है ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है। भले उसके लिए वो 10,000 रुपए सामने वाले के 50 लाख से ज्यादा मायने रखते हो, बट लेकिन आपके लिए फिर वो कैटेगराइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना कि पहले मैं इसको देखूं कि पहले इसको देखूं। ऐसा है, जब वो कंप्लेन बहुत सारी आ जाती है तो ये सब प्रॉब्लम आती है। अब हम लोग यहाँ तो कह रहे हैं, यहाँ गाजियाबाद में बहुत अच्छी चीज हो गई है कि हमारे यहाँ तो एसओपी बनी हुई है। 5 लाख से ऊपर के जितने भी हैं वो हम लोग साइबर थाने में देखते हैं, उसके बाकी है वो सभी थानों पे देखते हैं। तो अब वहाँ पे आप जो पर्टिकुलर थाने का जो भी पुलिस वाला है उससे बात करिए, आप अपना परिचय दे के बात करिए, वही कुछ कर सकता है इसमें। अदरवाइज आप दूसरी कंप्लेन करा लीजिए अपने यहाँ का दिखा के और वहाँ पे कर लीजिए। फिर और क्या कर सकते हैं सर? दूसरी कंप्लेंट मैं यही पूछना चाह रहा था, दूसरी कंप्लेंट भी हो सकती है क्या? कोई यार वहाँ पे डुप्लीकेसी का तो कोई मेरे ख्याल से है नहीं कोई इशू। आप अगर एनसीआरबी पोर्टल पे जाके कंप्लेन मार दो, थाना अपने यहाँ दिखा दो, तो उसके बाद आप फिर एक्शन ले लो, क्या दिक्कत है? इसका सर प्रोसेस क्या है? मान लीजिए मैंने करा दी तो जैसे पुलिस क्या प्रोसेस करती है? जैसे कंप्लेंट दर्ज हो गई इसका तो प्रोसेस पुलिस का एनसीआरबी पोर्टल पे जो कंप्लेन आती है वो सीधे थाने को चली जाती है, ठीक है। थाने वाला उसे खुलता है और खुलने के बाद उस पर वो एक्शन लेता है। एक्शन लेने में ये आता है कि आप उसको एफआईआर लिख के आगे उसमें कार्रवाई करिए, या फिर आप एनसीआरबी पोर्टल पे आप उस जो कंप्लेन आई उसके आधार पे सारी डिटेल्स वगैरह मंगा लीजिए। मंगा के आप अगर सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो वैसे सॉर्ट आउट कर लीजिए। ये दोनों चीजें हो सकती है। अब इसमें अगर गलती से पैसा गया हुआ है तो इसमें करना कुछ नहीं है, करना बस इतना ही है कि वो जो उसका एनसीआरबी पोर्टल में आपने कंप्लेन किया तो उसमें अकाउंट भी फ्रीज हो गया होगा उसका सामने वाले का, तो वो उस बंदे तक संपर्क करना है, उससे बात करना है और उसको कन्विंस करना है और पैसे वापस कर दे। धोखाधड़ी तो हुई नहीं है एक तरीके से। नहीं, धोखाधड़ी सर नहीं हुई है, तो अपने आप से गलती से हुआ है। तो बस केवल उस अकाउंट तक पहुंचना है, उस अकाउंट वाले का डिटेल लेके और उससे फिर आप वो कर लीजिए। तो अपने यहाँ पे आप कंप्लेन लॉन्च करा लीजिए, उसके अकाउंट डिटेल मंगा लीजिए और मंगा के उसका फिर उसको कट आउट कर लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। है ना, ठीक है सर, आज के लिए इतना रखा जाए। और कोई चीज अगर किसी को पूछे भाई, वरना फिर आज के लिए मेरे ख्याल से ना किसी नेक्स्ट डे पे हम लोग किसी और पे बात करेंगे, किसी और टाइम पे। तिवारी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं मुझे ना? आप नंबर भी प्रोवाइड कर सकते हैं क्या सर प्लीज? हाँ अपना मोबाइल नंबर। हाँ ले लो यार, 9415450000।
9415450000। 9415450000। हाँ, संतोष तिवारी नाम है मेरा। ठीक है सर। ठीक है, ओके देन, सभी को बाय। जी सर। मेरी आवाज़ सुन पा रहे नहीं? सबको आवाज़ आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, आ रही है आवाज़। ये बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। इसकी रिकॉर्डिंग हुई होगी, रिकॉर्डिंग मुझे भेज दीजिएगा। और इसमें काफ़ी लेटर वगैरह जो आपको जहाँ जहाँ जिस लेवल पे लिखने पड़ेंगे, उन सब की मैं कॉपी ले लूँगा और आपको ऐप पे मिलेंगे। और मैं कोशिश करूँगा फिर से उस ऐप को मैं उस वाले पोर्शन में जाने के लिए, हालांकि उसकी कीमत तो काफ़ी ज़्यादा 2-3 हज़ार रुपये है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 10-20 रुपये तक आप तक आए, क्योंकि आप ऑलरेडी आपने पेड किया है। लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं, तो उसे कम नहीं मैं कर सकता 10% से। मान लो 2000 तो 20 रुपये से कम नहीं होगा, मतलब 2% से नीचे कम नहीं होगा। तो कोई बात नहीं सर, 100-200 रुपए से कुछ भी नहीं हो रहा, आप कर दीजिए जितना हो सके पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं सर, कोशिश कर लें। तो उसमें मैं इन्हें तिवारी जी को और लोगों को मैं बुलाता रहूँगा, लेकिन इनकी जानकारी मेरे हिसाब से निश्चित ही बहुत ही अच्छी जानकारी थी, और वो आप लोगों को निश्चित ही फ़ायदा हुआ होगा और समझ में आ रहा होगा। पुलिसिंग का जो पार्ट है केवल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बल्कि हम उन सारी चीज़ों को, उन गलतियों को, उन कमियों को कैसे रोकें, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी विषय पर ही उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। और सफलता आपको तभी मिलती है जब आप उन सारी चीज़ों को रोकते हैं जिनसे अपराध उत्पन्न होता है। इसमें आप इंटेरोगेशन ज़रूर कर रहे हो, जो बैंक के एम्प्लॉई हैं अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है तो उन्हें एक्यूज़ बनाएं, साथ ही इसे हाईलाइट करें। और ऐसे ऐप को किस तरह रोकेंगे, क्या तरीके अपनाएंगे, ये शायद आपको नहीं पता है। ये सारे तरीके मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा और उस ऐप के माध्यम से आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आप जो वो चीज़ कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, मैं तो अभी वो हो रहा हूँ, आप लोग आपस में बात करना चाहें कर लीजिए, फिर मुझे तो निकलना है। ओके सर, थैंक यू। जय सर। कैसा सेशन? अच्छा लगा होगा आज तो? सर बहुत शानदार रहा आज, बहुत अच्छी जानकारी सर आपको। चलिए, रिकॉर्डिंग आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसे सबको मैं भेज दूंगा और उसे पब्लिक डोमेन में रखूंगा। मैं और भी उन्हें भेजूंगा इस वाली को, इसे केवल प्राइवेट आपके लिए नहीं रखूंगा, बल्कि और भी पुलिस वाले हैं उन लोगों को मैं भेजूंगा। इसे एडिटिंग करके इसमें लेटर वगैरह लगा के मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें शामिल करूं। ठीक है, बाय।